to my channel Study with Soni. Well friends, I hope you all guys are doing well. Friends, today again I came up with one more interesting and fascinating story, The Overcoat. The writer of this story is children's very favorite author, Ruskin Bond. Well friends, आज की स्टोरी मिस्टीरियस और हॉरर वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड जी हॉरर स्टोरी के राइटर भी हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी आपने मेरा अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये स्टोरी तब की है जब राइटर की एज 17 या 18 इयर्स की होगी, और वह एक दिन की घटना जो उसके साथ घटित हुई उसके बारे में जिक्र करता है कि उस दिन साफ ठंडा मौसम था और चंद्रमा हिमालय पर्वत की चोटी पर आ गया था। मैं देख सकता था कि पहाड़ी इलाके की सड़कों पर अभी भी बर्फ के टुकड़े पड़े हुए थे। मैं सोच रहा था कि अच्छा होता कि मैं आज अपने बिस्तर पर ही रहता, तब मैं बहुत खुश रहता। बस मेरे पास एक किताब और गर्म पानी की बोतल भी अगर साथ होती तो। पर क्योंकि मैंने कपाड़ियास को उनकी पार्टी में आने का वादा जो किया था, तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही, और अगर मैं नहीं जाऊंगा पार्टी में तब ये मेरी मूर्खता ही समझी जाएगी। और इसलिए मैं तैयार होने लगा। ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने 2 स्वेटर पहनी और एक पुराना फुटबॉल स्कार्फ पहना और ऊपर से एक ओवरकोट भी पहन लिया और सड़क पर चलने लगा जिस पर मूनलाइट पड़ रही थी। कपाड़ियास का घर लगभग 1 मील से ज्यादा था और मैंने लगभग आधी दूरी तय कर ली थी। तभी मैंने सड़क के बीच में एक लड़की को खड़ा देखा। वह लगभग 16-17 वर्ष की ही रही होगी। बिल्कुल पुराने जमाने की लग रही थी। लंबे लंबे उसके बाल जो कमर तक लटक रहे थे और एक फूली हुई सीक्वेन ड्रेस जो उसने गुलाबी और लेवेंडर कलर की पहन रखी थी, जिसने मुझे मेरी दादी के पारिवारिक एल्बम की याद दिला दी। और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा उसकी आंखें बहुत सुंदर सी थीं और उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान थी। मैंने उसे गुड इवनिंग कहा और आगे बात बढ़ाते हुए मैंने कहा, आज तो बहुत ही ठंडी रात है। उसने पूछा, क्या आप पार्टी में जा रहे हैं? मैंने कहा, आप सही कह रही हैं और मुझे आपकी ड्रेस से ये लगता है कि आप भी पार्टी में जा रही हैं। चलो साथ चलते हैं, बस हम वहां पहुंचने ही वाले हैं। वह मेरे बगल में चलने लगी और हमने जल्दी ही कपाड़ियास के घर से देवदारों के बीच चमकती हुई रोशनी देखी। लड़की ने बताया उसका नाम जूली है। मैंने उसे पहले कभी वहां नहीं देखा था, लेकिन मैं कुछ ही दिनों के लिए हिल स्टेशन पर आ गया था। शायद इसी वजह से मैं ना उसे देख पाया हूँ। पार्टी में काफी ज्यादा भीड़ थी और जूली को कोई नहीं जानता था। सभी लोग को लगा कि वह मेरी दोस्त है। मैंने इससे इनकार भी नहीं किया। जाहिर तौर पर वह ऐसी व्यक्ति थी जो अकेलापन महसूस कर रही थी और लोगों से फ्रेंडली होके मिलजुल रही थी, और वह बहुत एंजॉय भी कर रही थी। मैंने उसे ज्यादा खाते पीते नहीं देखा, पर वह एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में इधर उधर घूम रही थी, बातें कर रही थी, सुन भी रही थी और हंस भी रही थी। और जब म्यूजिक स्टार्ट हुआ तो लगभग लगातार नाचती ही रही। कभी अकेले तो कभी उसे पार्टनर भी मिल जाता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था
वो पूरी तरह म्यूजिक को एंजॉय कर रही थी और जब मैं जाने के लिए उठा तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। मैंने बहुत पी ली थी और मैं सोने के लिए तैयार था। फिर मैंने कपाडियास को गुड नाइट कहा और सभी को हैप्पी क्रिसमस फिर से दोबारा कहा। और तभी जूली ने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया और कहने लगी कि वह भी घर जा रही है। जब हम वहां से बस निकले ही थे तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है जूली? उसने कहा, वोल्फ्सबर्न में, जो कि पहाड़ी के ऊपर है। तो मैंने कहा, वहां तो बहुत ठंडी हवा चल रही होगी। मैंने उससे कहा कि हालांकि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, पर यह मुझे बहुत गर्म नहीं लग रही देखने पर। बेहतर है कि आप मेरा ओवरकोट पहन लो। मेरे पास फुल सेफ्टी है, मेरी फिक्र मत करो। उसने इनकार न किया और मुझे अपना ओवरकोट उसके कंधों पर डालने की इजाजत दे दी। फिर हम घर की ओर सड़क पर चल दिए, लेकिन मुझे उसे पूरे रास्ते छोड़ना नहीं पड़ा। जहां हम मिले थे तभी उसने कहा, यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है, मैं बस पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगी। मैंने पूछा, क्या आप रास्ता अच्छे से जानती हैं? यह तो बहुत सकरा रास्ता है। उसने कहा, मैं इस रास्ते के हर पत्थर को जानती हूँ और मैं इसका उपयोग हर समय करती हूँ। और सच में यह रास्ता काफी रोशनी वाला है। मैंने कहा, ठीक है, कोट पहने रहो। और फिर मैंने पूछा, क्या मैं इस कोट को कल ले सकता हूँ? वह एक पल के लिए झिझकी, फिर मुस्कुरा दी और सिर हिला करके उसने हाँ का जवाब दिया। वह फिर पहाड़ी पर गायब हो गई और मैं अकेला घर की ओर चल दिया। अगले दिन मैं वोल्फ्सबर्न तक चला गया। मैंने एक छोटा सा नाला भी पार किया, जहां से शायद घर को यह नाम मिला था, और एक खुले लोहे के गेट से मैं अंदर चला गया। लेकिन वह बहुत ही वीरान खंडर वाला मकान था, जिसकी छत टूटकर पत्थरों के ढेर में बदल चुकी थी। एक टूटी हुई चिमनी, कुछ टूटे हुए पिलर्स, जहां एक बरामदा हुआ करता था। मुझे लगा, क्या जूली ने मेरे साथ कोई मजाक किया था या फिर मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ। मैं पहाड़ी के चारों तरफ घूमता हुआ एक मिशनरी घर पर पहुंचा, जहां बूढ़ी मिसेस टेलर रहती थी। मैंने मिसेस टेलर से पूछा कि क्या वे किसी जूली नाम की लड़की को जानती हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती। वे बोली, वो रहती कहाँ है? मैंने कहा, मुझे वोल्फ्सबर्न बताया गया था, पर जहाँ का पता दिया गया था वहाँ तो सिर्फ खंडर ही है। उन्होंने कहा, वोल्फ्सबर्न में तो 40 वर्षों से कोई नहीं रह रहा है। मैकनन वहाँ रहा करते थे। वे यहाँ बसने वालों परिवारों में से सबसे पुराने परिवार में से एक थे। लेकिन जब उनकी लड़की मर गई और वे अचानक रुक गईं और बड़ी ही अजीब नजर से वे मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, शायद उसका नाम जूली ही था। वैसे भी जब वह मर गई तो उसका परिवार घर बेचकर चले गए। इनमें फिर कभी कोई नहीं रहा और ये खंडहर में बदल गए। लेकिन यह वह जूली तो कभी हो ही नहीं सकती जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वह खाने से ही मर गई थी। उन दिनों आप इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसकी कब्र सड़क के ठीक नीचे कब्रिस्तान में है। मैंने मिसेस टेलर को थैंक यू कहा और धीरे धीरे सड़क से ग्रेवयार्ड की ओर चल दिया। लेकिन अपने आप बिना मेरी इच्छा के मैं आगे बढ़ता चला गया। वहां देवदार के पेड़ों के नीचे एक छोटा सा कब्रिस्तान था और वहां से हिमालय की बर्फ को, आकाश के नीले रंग को वहां खड़े होकर आप आराम से देख सकते हैं। वह ऐसी जगह थी।
वहाँ ब्रिटिश जमाने के सैनिकों, व्यापारियों, ब्रेव लोगों और उनकी पत्नियों और बच्चों की हड्डियां पड़ी थीं। जूली की कब्र ढूंढने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। वहां उस कब्र पर साधारण सा समाधि पत्थर रखा था, जिस पर उसका नाम अच्छे से लिखा दिखाई दे रहा था, जूली मैकनन, 1923 to 1939। हालांकि मॉनसून की बारिश से ग्रेवयार्ड के पत्थरों को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन यह मकबरा तो बिल्कुल ही सेफ था। मैं वहां से जाने के लिए मुड़ ही रहा था, तभी मेरी नजर समाधि स्थल के पीछे किसी जानी पहचानी चीज पर पड़ी। मैं वहां तक गया और देखा कि मेरा ओवरकोट घास पर बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड करके पड़ा हुआ है। कोई थैंक यू का नोटिस तो नहीं था वहां पर, लेकिन कोई सॉफ्ट और न दिखने वाली चीज मेरे गाल से टकराई और मुझे पता था कि मुझे कोई थैंक्स कहने की कोशिश कर रहा है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी यहीं पर एंड होती है एंड आई होप you all find it nice to hear this story. Well friends, if you like this story, please do like and subscribe my channel and share my video to your friends. And again, thank you so much for your lovely support. Namaskar.